तो आज के वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करेंगे आप सभी के आईसीएससी क्लास 10 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपका आईसीएससी का रिलीज्ड ऑफिशियल सिंपल क्वेश्चन पेपर। क्योंकि यह सिंपल जो क्वेश्चन पेपर है कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स में कह लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल क्वेश्चन पेपर में बेस्ड ही आप सभी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको लास्ट तक देखें इस वीडियो लेक्चर को और जो भी आंसर आपको इसमें आए उनको ज़रूर बताएं। ठीक है, गुड इवनिंग प्रिया पांडा, नमस्ते सर, नमस्ते। ठीक है, तो चलो हमारा जो पहला आज का ये सेशन है इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और इन सिंपल क्वेश्चन पेपर पर आप सॉल्व करके जाते हो तो यकीन मानो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होता है। ठीक है, हाउ टू रन केमिकल रिएक्शन, सानवी दास जॉन। मैं बहुत जल्द कोशिश करता हूँ कि मैं 23 का देखो कल के पीरियड में है नैतिक, मैंने कल ही 23 का क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर पूरा का पूरा आपसे डिस्कस किया है, उसको आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं कल ट्राई करता हूँ कल इंग्लिश लिटरेचर का वीडियो आप सभी को मिलेगा, इसका 100% गारंटी है। एंड केमिस्ट्री का सानवी टाउन की तरफ से था, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल पेपर कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिल जाते हैं। अनैतिक आप जाकर देख लो, हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसमें आप 2023 का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसको पूरी डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, आपसे पूछा गया है कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन एंड दो मैट्रिक्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, देन हमसे पूछा गया कि ए बी का पॉसिबल है या बी ए पॉसिबल है। तो आपको बताया गया होगा कि जब भी आपके टीचर आपको पढ़ाए होंगे उन्होंने बताया होगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए। पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा तो ही उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ए बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी ए बी। ठीक है, केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, बहुत जल्द इसका वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखो थोड़ा हम स्पीड में सॉल्व करते हैं, सही रहेगा हमारे लिए भी। हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू दिस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर पाएंगे, तो इनका आप दोनों का आपस में सिंप्लीफाई कर लो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपका कह लो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इनको आप आपस में पहले मल्टीप्लाई करें तो कहीं ना कहीं आपको इसका आंसर मिलेगा। तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो के की वैल्यू क्या होगी, -5, -5। क्वेश्चन नंबर 2 में का ऑप्शन ए, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। आप लोग साथ ही साथ इसका आंसर भी कमेंट करते रहें। ठीक है, फिर बोला है रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर रुपीज दिस फ्रॉम अ होल सेलर एंड सेल इट टू अ कस्टमर एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। बताना है आपको कितना कस्टमर जीएसटी पे करेगा। तो कस्टमर कितना जीएसटी पे करेगा, जल्दी से, ओ ठीक है जल्दी करते हैं। ठीक है, देखो शॉर्ट्स में साकेत ने कमेंट मतलब रिप्लाई किया है 165, वेरी गुड। देखो 1500 का हमारा तो सामान है, 10% प्रॉफिट लिया गया, यानी प्रॉफिट कितना आ गया 150 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस सॉरी 1500 प्लस 150, यानी आपका आ गया कितना ₹650, 1650 रुपये। और इसका 10% जीएसटी लग रहा है, मतलब 165 रुपीज़, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके, अनसीन पैसेज करने का सही तरीका। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन द वैल्यू ऑफ के। देखो क्या बोलेगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0।
यानी तो मैं पहले फाइंड करें बी के प्लेस पे क्या दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में के इज़ ग्रेटर देन 0। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन छोड़ सकता हूँ, देखो आप छोड़ सकते हो बट सेक्शन ए में भी उससे क्वेश्चन आते हैं। तो 36 - 4k इज़ ग्रेटर देन 0 एंड 36 इज़ ग्रेटर देन 4k। इट मीन्स क्या है कि k इज़ लेस देन 9, k इज़ लेस देन 9, k इज़ लेस देन 9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनसीन पैसेज करने का शॉर्ट ट्रिक ओके मैं कोशिश करता हूँ। हाँ रिस्की रहेगा आपके लिए, आप हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का 1 शॉर्ट वीडियो देख लो, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें बताना है कि इनमें कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो देखो इसका अगर आप चेक करोगे तो यहाँ कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारे इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, -2 के आ रहे हैं, -2। तो क्वेश्चन में जो 3 आपका दे रखा है वो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो ओनली 2 and 3 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ टेबल दे रखा है, हमें बताना है कि इफ x इज प्रोपोर्शनल टू i y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। देखो प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि इनका रेशियो सेम आना चाहिए, यानी 6/m किसके इक्वल होगा 12/18 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 18/12, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो m आपका होगा 9। ठीक है, एंड आप इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सैफवान खान अनसीन पैसेज की अनसीन पैसेज की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें 12/18 इक्वल्स टू में n/6, तो हमें क्या मिलेगा n। क्या है कितने जाएंगे, कितने अभी 1 मिनट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर ए बी सिमिलर टू पी क्यू आर, हमें दे रखा है AD/PS का रेशियो 3/8, AD/PS का रेशियो 3/8 हमें दे रखा है। तो हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ AB इज टू PQ। ठीक है, हमें बताया गया कि AB ट्रायंगल ABC एंड सैफवान खान सर कब बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि ट्रायंगल ABC एंड PQR आपस में सिमिलर हैं। तो आपको बताना है कि AD एंड PS का रेशियो क्या होगा, AD एंड PS का रेशियो क्या होगा, AD/PS। ठीक है, ये दे रखा है 3/8, तो आपसे पूछा गया है कि AB और PQ का रेशियो क्या होगा। देखो कभी भी ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरिस्पॉन्डिंग मीडियन, कोरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड सबका रेशियो क्या आता है, सेम आता है। तो सेम होगा 3/8, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल shaped piece of hard board is rotated completely about its hypotenuse as shown in the diagram
solid so formed is always, the solid so formed is always, सॉलिड सो फॉर्म्ड इज ऑलवेज। ठीक है, जब भी आप राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन को आप रोटेट करोगे तो यहाँ पे डबल कॉन बनता है। डबल कॉन करने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा आपका शेप बनता है, इस शेप का आपका बनेगा डबल कॉन। ठीक है, देन अगला है ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 9, द सन विल राइजेस फ्रॉम ईस्ट टुमारो, इट विल रैन ऑन मंडे, February मंथ हैज़ 29 days इन अ लीप ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। ठीक है, देखो तो बस ए एंड सी की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि आपको पता है कि सन हरदम कहाँ से राइज करता है, सन हरदम इससे राइज होता है एंड 29 ईयर्स का लीप ईयर, 29 डेज का लीप ईयर होता है। ठीक है, तो ओनली सी, द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए स्केलाइन ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, द पॉइंट इज, द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए स्केलाइन ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो आप जान लो कि तो आपका होता है ये और सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अगला है, इन अ सर्किल विद रेडियस आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज इक्वल टू, इन सर्किल विद रेडियस आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इक्वल होता है। ठीक है, कैसा बनता है, तो देखो अब आपका टेंजेंट ऐसे बनेगा, पैरेलल टेंजेंट एक इस साइड दूसरा इस साइड। ठीक है, ओके। अब आपसे बोला गया है, कैन ऑब्जर्वर एट पॉइंट ई विच इज एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ए बी, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लैम्प पोस्ट फ्रॉम द पॉइंट सी एंड डी एंड ई एज दिस, इट इज गिवन दैट along a straight line which of the following condition is satisfied। बताना है कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। एनजे स्टार, ठीक है, मैंने देखा है, आपको कल तक इसका, कल या फिर नेक्स्ट डेज आपको इसका हिंदी का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा प्रॉपर्टी सही होगा। ठीक है, तो 10 अल्फा इज ग्रेटर देन 10 बीटा, 10 बीटा इज लेस देन 10 लैम्डा, 10 वाई इज गामा इज लेस देन 10 ग्रेटर देन 10 अल्फा। देखो होता क्या है कि जैसे जैसे 10 का हम लोग 0 से 90 की तरफ हम 10 को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे 10 की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, तो जो एंगल सबसे नियरेस्ट होगा लैम्प पोस्ट से वो सबसे बड़ा एंगल है, तो जाहिर सी बात है कि 10 अल्फा इज ग्रेटर देन 10 बीटा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, शेयर्स ऑफ कंपनी ए पेइंग 12% ₹100 एट 80, शेयर्स ऑफ कंपनी बी पेइंग 12% ₹100 एट 100 एंड शेयर्स ऑफ कंपनी सी पेइंग 12% ₹100, शेयर्स एट 120, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स आर एट प्रीमियम। देखो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, ऐसा शेयर जिसके शेयर का मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा हो, ऑप्शन सी ओनली कंपनी सी। ठीक है, ड्रीम 11 आपका भी सही है, और शॉर्ट्स विद साकेत आपका भी आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। बताना है कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक लाइन ओरिजिन से पास करेगी। तो देखो ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या है, जिन्नत रिजवान, अगर आपके 77% आए हैं तो आप सही से मेहनत करोगे तो आप 90% पाने के बहुत ही करीब हो। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा है जो ओरिजिन से पास करे। तो ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या है कि 0,0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ दोनों ही प्लेस पे 0 पुट कर सकते हैं। 2 × 0 - 3 × 0 आपका क्या होगा 0, तो 2 = 0। ठीक है, और 0,0 हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार बाकी सब में अगर आप 0 पुट करते हो तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऐसा 9th इक्वेशन जहाँ पे हम 0 पुट करें दोनों इक्वल आ जाए तो वही इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, देन 15 में आपसे पूछा गया है फॉर द गिवन 25 वेरिएबल्स दिस, टू फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा द वेरिएबल नीड्स टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सही है, द मीडियन इज द सेंटर मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज डाटा। ठीक है, देखो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, बट जो हमारा ये असर्शन का रीजन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देखो आपके प्री बोर्ड में 54% है। देखो प्री बोर्ड के मार्क्स पे बेस्ड बोर्ड नहीं होता है। हाँ, मैं इतना मैं कह सकता हूँ कि प्री बोर्ड में अगर आपके 54 आए हैं तो बोर्ड में इससे कम नहीं आने वाले। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत किए हैं प्री बोर्ड से बोर्ड के बीच में,
उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स 100% इंक्रीज़ होते हैं। अगर आपके प्री बोर्ड्स में 54 हैं तो आप बोर्ड में 80+ भी जा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं, आप 90+ भी कर सकते हो अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो, ठीक है। और आपने 87% पाया है तो आप 95%, 90% के बहुत ज़्यादा करीब हो, ठीक है। लेकिन जिनका बोर्ड्स में कह लो 60% से कम नंबर है तो उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आपके नंबर ज़रूर अच्छे आएंगे अगर आप सही से पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, shown below in horizontal water tank composed of cylinder and two hemispheres, the tank is filled up to height 7 meter, find the surface area of the tank in contact with water, ठीक है। आपको पता करना सरफेस एरिया ऑफ टैंक इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर। तो आखिर हम इसको कैसे कर पाएंगे? देखो आपका जो वाटर है हाफ लेवल तक है। सबसे सिंपल तरीका है इसका, आपको सरफेस एरिया पता करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, हाफ कर्व सरफेस एरिया दोनों तरफ का, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हाफ सरफेस एरिया ऑफ हाफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कह लो सिलेंडर। तो आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग? तो 1/2 इंटू में 2 पाई r², हाफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस एंड अब ये 2 बार ना, किधर का तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 1/2 इंटू 2 π/h, हाफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। 2 से 2 आपका कट गया, ये इससे ये कट गया, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कट गया, यहाँ पर 7 कट गया, आपको क्या मिला 44 इंटू 7 प्लस 22 इंटू 7, यानी आपका आया यहाँ पे प्लस 154, ठीक है। एंड इसको आप सॉल्व करो तो ये 308, इनको आप ऐड कर लो तो 308 प्लस 154 562 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर। देन अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर, सर हाइट 20 नहीं साकेत, हाइट आपका 20 नहीं लेंगे, वहाँ से हम लोग हाइट ऑफ सिलेंडर लेंगे ना, बस इतना हाइट हमें लेना, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि देखो हेमिस्फीयर में हाइट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने हाइट ऑफ सिलेंडर लिया, ओनली हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट एक बार दोबारा देखो, हाइट द टैंक इज फिल्ड अप टू हाइट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ सॉरी आपने सही बोला, हाइट 20 होगा हमारा, हाइट 20 साकेत, वेरी गुड साकेत, हाइट हमारा क्या होगा 20 होगा, क्योंकि मैंने इसको ही हाइट ले लिया। हाइट देखो 34 दे रखा है ना, तो 7 इधर से माइनस करेंगे और 7 हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हाइट हमारा कितना आएगा 20। इसको आप लोग दोबारा एक बार तब सही से सिंप्लीफाई कर लेना, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना। तो अगर इसको हम 20 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 440, तो आप इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 308 प्लस 440 748, ठीक है। In a recurring deposit account for 2 years, the total amount deposited by a person is this. If the rate of interest earned by him is 1/12 of his total deposit, ठीक है। तो इंटरेस्ट उसने कितना अर्न किया 1/12 इंटू 9600, तो हमें क्या मिलेगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यानी उसका इंटरेस्ट कितना है तो ₹800 उसने इंटरेस्ट अर्न किया है 2 साल में, कितना ₹800। तो आपसे पूछा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही अर्न्स, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया ₹800, ठीक है। फिर पूछा इज मंथली डिपॉजिट, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अब लगाना होगा फार्मूला, जो कि आपका इंटरेस्ट करने का फार्मूला क्या है, P इंटू में n+1/2 इंटू 12 इंटू R/100, इस फार्मूले को हम अप्लाई कर रहे होंगे। तो P हमें पता नहीं है, ये हमारा 800 है, इंटू में 12 यानी कि n हमारे पास क्या है तो 2 मतलब 24 इंटू 25/2 इंटू 12, R आपके पास कितना है सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसको तो हम लगाएंगे कब, जब हमें इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, उसको मैं किनारे रखता हूँ। सिंपल सा तरीका, आपसे क्या पूछा है मंथली डिपॉजिट, तो 24 टोटल पैसा कितना डिपॉजिट किया 9600 फॉर 2 ईयर्स, मतलब 24 मंथ्स, तो 24 से इसको हम डिवाइड कर लें कितना होगा 400 रुपीज़, तो मंथली डिपॉजिट क्या आ गया 400 रुपीज़। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है ना, तो जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया था अब इसको मैं लेके आता हूँ, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो मैंने ये अप्लाई किया था
ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम 400 पुट करेंगे, यहाँ पे 400, तो जब यहाँ पे 400 आप पुट करोगे तो 24 से 24 कैंसिल, r/100, ये आपका 100 से 400 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया 800 इक्वल्स टू में 100 इंटू आर की वैल्यू क्या आएगी 8%। तो अगर अभी भी इसमें किसी कन्फ्यूजन हो तो एक बार आप कमेंट करके बताओ, आर आपका होगा 8%, ठीक है, आर आपका क्या हो जाएगा 8%। अगर डाउट हो तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट हुआ था, ठीक है। सी होगा आपका 8%। तो फिर आगे बढ़ा जाए, या फिर अगर आपको डाउट हो तो एक बार कमेंट करो, दोबारा बताता हूँ मैं, थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूज हो गया मैं। ओके, नो डाउट, ठीक है। फिर आप लोग अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का के पार्ट, थर्ड का पार्ट ये हमें दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आपको बताया गया होगा कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ओके ओके, ठीक है। तो साइन और कॉसेक जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ये दोनों हमारे कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2, ठीक है। तो इसके प्लस पे आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2, ठीक है। देन अगला हमारा है ये दिस, तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो यहाँ भी क्या मिलेगा 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया सबका। देन अब हमें बोला गया पहला हो गया हमारा, दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब हमसे पूछा गया यूज़ दिस रिजल्ट टू प्रूव डैट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे पुट करो आप, इनके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, जो हमने फाइंड किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसके प्लेस भी हम पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। देन अब हमें क्या मिलेगा, तो हमें देखो प्रूफ करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 7। तो देखो अब इसको हम आखिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 होगा। 1 2 प्लस 2 आपका हो गया 4, आपके पास क्या बचा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पुट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसी को हमें प्रूफ करना था। अभी भी इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं एक बार आप लोग, अब अगर इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, ठीक है। साकेत शॉर्ट से साकेत। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन देन प्रूव दैट। देखो मैंने अपने क्वेश्चन सीरीज में आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं और जो एक्सप्लेन किया वो पक्का आएगा। तो क्वेश्चन सीरीज को आप बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर देखना एक बार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, मतलब इसको हम क्या लिख पाएंगे कि ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी बाई सी, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल्स टू में बी बाई सी। अब अगर इसको हम के लेट कर लें, आप चाहो तो बिना के लेट किए भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप के लेट करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी पड़ेगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा क्वेश्चन ये आपका इजी पड़ेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो अगर हम के लेट नहीं भी करें तो ये सॉल्व हो जाए, चलो बिना के लेट किए करते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं बिना लेट किए नहीं मानेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। आप चाहो तो के लेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो जहाँ पे आपका बी स्क्वायर है वहाँ पुट कर दो आप ए सी, तो आपको मिलेगा 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 7
AC अपॉन में यहाँ क्या मिलेगा 7, यहाँ अगेन मैं पुट करूँगा तो 3AC प्लस 5BC प्लस 7C स्क्वायर, 7C स्क्वायर। तब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसमें सब में A कॉमन कर लें, तो हम जब A कॉमन करेंगे हमें मिलेगा 3A 5B प्लस 7C, और यहाँ पे हम सब में अगर C कॉमन कर लें तो हमें मिलेगा 3A 5B प्लस 7C। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, दोनों हमारे कैंसिल, A/C आ गया, A/C। क्या किया बताइए सर, सत्यम परासर मैंने क्या किया बताइए भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। A/C हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था ये, देखो आपका सॉल्व हो गया। सत्यम जी बताइए भाई क्या हो गया। ठीक है, तो अभी किसी को इसमें डाउट क्वेश्चन नंबर 3 में? किसमें क्या किया बताइए आप लोग एक बार दोबारा, मैं चलो थर्ड वाला मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या किया भाई, कौन सी गलती कर दी। ठीक है, टोर्नाडो गेमिंग, ओके मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ तेज़ बोलने की। ठीक है, चलो थर्ड दोबारा सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड में हमें क्या दे रखा है कि A/B/C आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, यानी हम इसको ऐसे लिख पाएंगे A/B इक्वल्स टू B/C, ऐसा तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो B अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, B स्क्वायर इक्वल्स टू AC, B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। ठीक है, तो अगर आप अब क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में आपको B स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे आप AC पुट कर लो, क्या पुट कर लो AC, तो हमें क्या मिलेगा 3A स्क्वायर प्लस 5AB प्लस 7AC, और यहाँ भी आप पुट करोगे तो 3AC 5BC प्लस 7C स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इन सब में A कॉमन लिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सब में मैंने B कॉमन ले लिया। जब A कॉमन करेंगे हमारे पास क्या बचेगा 3A प्लस 5B प्लस 7C, और यहाँ पे आप जब C कॉमन करो तो अगेन यही बचेगा 3A प्लस 5B प्लस 7C। देखो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा A/C हो गया हमारा, ऐसे हमें करना था। ठीक है, A/C। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन था। देन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि फाइंड नॉन वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, x, y, z के हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, दूसरे मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, k मान के, वो भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बोला है। देखो दो तरीके हैं, आप जैसे कर लो, आप चाहो तो यहाँ पे k लेट कर लो कि A/B इक्वल्स टू B/C इक्वल्स टू k, वो भी सही है, आप कर रहे हैं। ठीक है, वो भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पे कि AOC हमारा एक ट्रायंगल दे रखा है, कि AOC हमारा एक ट्रायंगल है ना, आप ध्यान से देखेंगे AOC हमारा एक ट्रायंगल है। अब इसकी क्वालिटी ये है कि इसके दो साइड्स हमारे इक्वल हैं, जो AO है वही आपका OC है, जो AO है वही आपका OC है। तो अगर आपका ये एंगल 32 का है तो ये एंगल कितने का होगा 32 डिग्री। रीज़न क्या है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, साउथ से संकेत आपका सही है। ठीक है, तो अब हमको पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल का सम x प्लस 32 करने पे 180 आना चाहिए। तो x हमारा क्या होगा 180 माइनस 64, तो x हमारा आ गया 116, x आपका आ गया 116, x क्या आ गया 116। ठीक है, तो जब हमारा x 116 होगा तो इसका हाफ आपका y होगा, y कितना होगा, y होगा 58 डिग्री, y होगा आपका 58 डिग्री। ठीक है, y कितना होगा तो 58, क्योंकि आपको पता है कि सेम आर्क से सेंटर पे कोई एंगल बने तो ठीक उसी का हाफ बनता है ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC। ठीक है, तो ठीक उसका हाफ कहाँ बनता है, सर्कमफ्रेंस पे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ठीक उसका हाफ कहाँ बनेगा, सर्कमफ्रेंस पे बनेगा। अब अगर हमको z फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है z, तो z को हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल BCD में एक एंगल आपका 58 का है, वही आपको बोल रखा है 90 डिग्री का, तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 90 प्लस 58
प्लस जेड होगा 180 डिग्री, तो जेड की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 58, तो आपका आएगा जेड 32 डिग्री 32, ठीक है। तो जेड हो गया आपका 32 का। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन सर्कल का आपको सैम्पल पेपर में दिया गया है। तो देखो सही से आप तैयारी करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगेंगे और इजी तरीके से सॉल्व भी होंगे, ठीक है। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3। अब इसमें हमें दिया है कि नेम द कर्व प्लॉटेड, तो कौन सा कर्व है आप बताओ भाई आप लोग, ये कौन सा कर्व है? वो सिंपल सा कर्व दिख रहा है, कौन सा है आप लोग बताओ। इस कर्व को मैं क्या नाम दूँ, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारा है ऑजिव। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया ऐसे ही देखते हुए, वो कितना सिंपल से पूछ लिया, ऑजिव है ये, 5 नंबर का पूछा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं वो कितने? लास्ट वाला हमारा क्या पुट किया गया 100 और 40, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो 40 कितने हैं? ना RNG 40, ये तो हमारा मार्क्स है ना, ये मार्क्स है, ठीक है। आप देखो एक्स एक्सिस पे मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस पे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे 40। देन पूछा द मीडियन मार्क्स, तो मीडियन मार्क्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारा है 40, उसको हम लोग, ठीक है कोई बात नहीं, जो 40 है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आएगा 20 आएगा। तो 20 से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है और ये नीचे लेके आना है। देखो ऑलरेडी सब कुछ बना के दिया गया, बस आपको देख के बताना है। तो मीडियन मार्क्स हो जाएगा आपका 56, आप काउंट करना फिगर देख के सही से, मैं दोबारा जूम कर देता हूँ, देखो आप 55 होगा तो ये हमारा 56 है, ठीक है 56। देन अब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिटवीन 50 एंड 80, 50 और 80 के बीच में स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? तो पहले तो आप पता कर लो कि 50 स्कोर करने वाले कितने हैं, ठीक है, फिर टोटल में से माइनस कर देंगे। 50 देखो 50 और ये रहा हमारा 50 का, तो 50 स्कोर करने वाले टोटल 12 बच्चे हैं, यानी 50 तक मार्क्स स्कोर करने वाले 12 बच्चे हैं और 80 मार्क्स तक स्कोर करने वाले 37 बच्चे हैं, जिसमें से इसको माइनस कर लो, कितने आ जाएंगे? 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ओ 19 नहीं 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 50 और 80 के बीच में स्कोर किए हैं 25, ठीक है। आप देख लो एक बार, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो 50 वाले 12 हैं और 80 वाले 37 हैं, तो 37 माइनस 12 हो गया आपका 25, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन हमारा है, अब देखो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट है। देखो सही से आपकी प्रिपरेशन तो आप खुद देख लें, अभी मुझे लाइव करते हुए 32 मिनट्स में है और 32 मिनट्स में हम लोगों ने सेक्शन ए को सॉल्व कर लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत स्पीड में किया है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन सही है तो बहुत ज़्यादा आपको समय लगने वाला नहीं है। MD आसिफ मैंने ले लिया, तो आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। बस हाँ थोड़ा सा टाइम मान लो कि आपको 40 to 45 मिनट्स लग सकते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों को स्टेप लिखना होता है। मैंने तो बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया। चलिए फिर से लगा दो, कितने बच्चे पास वाले से मतलब मैं समझा नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग, देखो स्कोरिंग कैसे हम करेंगे, तो अब दोबारा चेक करो यहाँ पे कि 50 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे, मैं दोबारा करता हूँ इसको। देखो 50 मार्क्स कितने बच्चों ने स्कोर किया, ये आपका 50 मार्क्स है, 12 ने स्कोर किया, कितने बच्चों ने? 12 स्टूडेंट्स ने। और 80 मार्क्स कितने बच्चों ने स्कोर किया? 37 स्टूडेंट्स ने। तो इनके बीच में कितने हैं? 37 माइनस 12 कितना है? 5, ठीक है। MCQ थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, बट देखो अगर आप सही से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो सेक्शन बी हमारा आ गया। अब सेक्शन बी में हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का। सेक्शन बी में हमें पहला क्वेश्चन दिया है, सेक्शन बी में का आप लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 4, देन हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन 4 में हमें क्या दिया है कि ए स्क्वायर, फाइंड A² एंड A² इक्वल टू आपको दिया है PA। तो पहले तो आप A² कैलकुलेट करो,
ये आपने क्या लिखा 8BCD, समझा नहीं, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 4 4 - 4 एंड 4। देखो मैट्रिक्स में सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है, मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने इसको सही कर लिया तो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं, गलत होने के कोई चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। पी की वैल्यू, पी का वैल्यू तो 8 होगा ना। पी देखो, पी एक मैट्रिक्स नहीं है, पी एक नंबर है। पी क्या है, एक नंबर है, ठीक है। अब दोबारा चेक करें तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, फिर -4 × 4 फिर +16, ठीक है। फिर 4 4 जा -16, इसका -16, तो यहाँ वैसे ही आएगा, यहाँ पे -16 -16, यहाँ आएगा +16 +16, तो आपका आ गया 32 - 32 32 - 32, सॉरी -32 एंड 32, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, 32 - 32 32 एंड 32 किसके इक्वल है, तो ये P इंटू में 4 - 4 - 4 4, यानी 4P की इक्वल आपका है 32, तो P की वैल्यू आएगी 8, P होगा 8, ठीक है। P की वैल्यू 8, ठीक है। P हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सेकंड में दिया है कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड एक्सप्रेस योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपको गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपने आंसर को 2 डेसिमल प्लेस तक एक्सप्रेस करना है, ठीक है। देखो मैंने बता रखा है कि ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। हाँ डार्क लॉर्ड बताइए आप, हेलो। देखो आपको यहाँ पे पहले सॉल्व करना है, वेरी गुड। आपने और सवाल के 8 क्वेश्चन पेपर बना लिए तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ देखो, पहले इसको तो हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x = हमें क्या मिलेगा, b के प्लेस पे दिया है -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस -b² यानी 16 -4a × 1, और c के प्लेस पे क्या दिया है -2 अपॉन में 2 × 1। तो हमें सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल जाएगा इसको, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिलेगा कि x = में 16 ± √16 + 8/2। तो x = में क्या मिलेगा 16 ± √24/2। तो x हमें क्या मिल गया 16 ± जब आप इसको रूट से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2√6/2, 2√6/2। देखो स्क्वायर रूट टेबल बोर्ड में आपको नहीं दिया जाता है ऐसा, आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलता है। स्क्वायर रूट टेबल बहुत ही रेयर नहीं, ठीक है, रेयर मिलता है। तो आपका यहाँ 2√6 आ गया, तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए। अगर आप सभी बोलोगे तो इसका एक डिटेल क्लास हम लोग कभी लाइव कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो फार्मूले में होता है -b, +b नहीं होता है। ओहो, ये बार बार मेरे साथ मिस्टेक क्यों हो रहा है। थैंक यू शॉर्ट्स विद साकेत, -b होता है यहाँ पे, तो -4, ठीक है। आज ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपके यहाँ 4 आ जाएंगे, 4 इनको सही कर लेंगे आप लोग। बाकी आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। देन अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने में प्रॉब्लम होता है तो आप बताना, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आपको बताया जाएगा। यहाँ x के 2 वैल्यू आएंगे 4 + 2√6/2 एंड अगला होगा 4 - 2√6/2, ठीक है। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर सही है, शॉर्ट्स विद साकेत। देन देखो ये ऐसे क्वेश्चन आप 100% कर लेना, 110% इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, 100% नोट कर लो। नहीं आएगा तो फिर आप लोग कमेंट करके बताना, और आए तो भी बताना। 100% आएगा, कोई चांस ही नहीं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट का वीडियो चाहिए, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको जो बहुत जल्द प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको दिक्कत आती है, समझा दिया जाएगा आपको भी, ठीक है।
देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर कह लो कि 4 का पार्ट। इसमें मैं बोला गया कि प्रूव दैट ट्रायंगल ADF इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEC। आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADF सिमिलर होगा ट्रायंगल FEC के, तो इसको आप लोग प्रूफ करो, ठीक है, और बताओ कि कैसे होगा। तो इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, हमें बोला है कि देखो सिंपल सा दिख रहा है, ADF एंगल D इक्वल्स टू एंगल E, स्टेप आप खुद ही लिख लेना, एंगल D इक्वल्स टू एंगल E है दोनों में, और एंगल A हमारा एंगल F के इक्वल हो जाएगा, एंगल A हमारा एंगल F के इक्वल होगा, ठीक है। आपको बोला गया है कि ADF एंड FEC, देखो दोनों में CC तो कॉमन दिख रहा है आपको, C एंड E इक्वल है 90 डिग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि BDF इज रेक्टेंगल, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी तो एंगल F इक्वल्स टू एंगल A होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे आपस में वर्टिकली अपोजिट, मत लो आप, गलत हो जाएगा, देखो वर्टिकली अपोजिट नहीं है, एंगल F इक्वल्स टू एंगल A होगा जैसे, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, तो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। अब आपको प्रूफ करना है ADF इज टू ABC, तो एंगल A हमारा दोनों में कॉमन है, देखो दोनों ही ट्रायंगल में एंगल A बना है, चाहे बड़ा वाला ट्रायंगल आप बना लो चाहे छोटा बना लो, ठीक है। एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D होगा, तो ये भी सिमिलर हो गया बाई एंगल, तो दोनों एंगल ऑक्सियम से सिमिलर हो जाएंगे। देखो दो क्वेश्चन कितना सिंपल पूछा गया है, ऐसे आप नंबर पा जाओगे। तो दो किसी भी ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें दो एंगल्स इक्वल ढूंढने होते हैं, दोनों इजीली दिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपको बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ FE, तो लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, आपको BC दे रखा है पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर, C दिया है 4 तो ये 8 होगा, ये भी फिक्स है। AD आपको 6 दे रखा है, AD क्या दिया है 6 है। तो जब हमारे दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, ठीक है। इसमें 3 मार्क्स आपको 100% मिलेंगे सिमिलरिटी में, वेरी गुड, अच्छा बात है। तो हम इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं, तो AD अपॉन, सर एरिया वाले में क्या थोड़ा सा आपका देखा जाए, ठीक है, अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, AD अपॉन में FE किसके इक्वल होगा, DF अपॉन में EC किसके इक्वल होगा, तो AF अपॉन में FC, ठीक है। आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ FE, इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। थैंक यू आप सभी को, ठीक है। तो आपको FE फाइंड करना है, तो बाकी देखो जो भी डाटा आपको गिवन है पहले आप उनको पुट करो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग BC को कंपेयर करके हम इनका रेशियो इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो पहले आप क्या फाइंड कर लें, पहले आप BC को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, बाद में बाकी सारे डिस्कशन होंगे। देखो हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट होता है, कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो बेस्ट है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमें शो करना है कि ट्रायंगल AD, देखो अब पहले तो हमें लेंथ ऑफ FE फाइंड करना है, पहले आप इसको कैलकुलेट करें, लेंथ ऑफ FE क्या होगा, एक बार कैलकुलेट करके बताओ।
तो ट्राई करो, लेंथ ऑफ एफ ई हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो आप इसको सॉल्व करें कि लेंथ ऑफ एफ ई आखिर कैसे आएगा। करके बताओ। एडी अपॉन मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। पहले आप लोग इसको सॉल्व करें। एफ ई देखो आपने लिखा है कि एफ ई बाई ए डी, आप एकदम सही लिखा है कि एफ ई बाई ए डी एंड ए एफ अपॉन एफ डी, ए एफ अपॉन एफ डी, आप दोबारा ए एफ अपॉन एफ सी, सही है। ठीक है, ए एफ अपॉन एफ सी एकदम सही है। तो आप लोग इनको पहले सिंप्लीफाई करो, आखिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इनका रेशियो। आपका भेजा हुआ पेपर ओके, मैं चेक करता हूँ आपने पेपर जो भेजा है आज। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करें कि आखिर हम लोग एफ ई कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक बार आप लोग कोशिश करके बताओ। ठीक है, आप लोग डिस्कशन बंद करें, पहले सॉल्व करें। एमडी आसिफ बताओ आपने कैसे किया है, आप कमेंट करके बताओ एक बार कि आखिर एफ ई देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करें आखिर कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक छुपा हुआ है, जो बच्चे भी इसको पढ़े होंगे कि बी डी एफ इज़ अ रेक्टेंगल, वही इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये अगर 8 सेंटीमीटर आपका है तो एफ डी भी क्या होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। बस हमें इसी का यूज़ करके फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, हमें इसी का यूज़ करके फाइंड करना है। वेरी गुड, आपको ट्यूशन सर ने बताया था। तो ठीक है, तो देखो हम क्या कर पाएंगे। आप देखो सिंपल से यहाँ दिख रहा है ए डी अपॉन एफ ई का रेशियो किसके इक्वल होगा, तो डी एफ अपॉन ई सी का रेशियो, डी एफ अपॉन ए सी का रेशियो। ठीक है, तो ए डी हमें 6 दे रखा है, एफ ई तो हमें फाइंड ही करना है, डी एफ हमें 8 दे रखा है बाई 4। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एफ ई हमारा क्या होगा, तो 24/8, एफ ई हमारा आ गया 3। ठीक है, तो देखो बस मैं थोड़ा सा लेट इसी वजह से किया था कि ताकि देखूँ आप लोग इसको सोच पा रहे हो कि ये एफ डी हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, 3 इसका आंसर होगा। हाँ, इसका ट्रिक होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हरदम सेम आएंगे। फिर आपसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो आप सभी को पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हरदम क्या होता है, इक्वल आएगा। और उनके जो एरिया का रेशियो होता है किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का होल स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, तो ए डी अपॉन, अब ए डी अपॉन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो हमें पता है उनको यूज करें, डी एफ अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी एफ हमें क्या दे रखा है, डी एफ हमें दे रखा है 8 और बी सी हमें क्या दे रखा है 12, इनका होल स्क्वायर यानी हमें क्या मिलेगा 2/3 का होल स्क्वायर जो कि होता है 4:9। ठीक है, एम डी आसिफ उड़ीसा, आप उड़ीसा से हो। वेरी गुड, आप अगर उड़ीसा से हो तो उड़ीसा में कहाँ से हुआ, मैं तो वैसे मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ लेकिन फ़िलहाल मैं उड़ीसा में हूँ। ठीक है, दो अगला क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, मैं भी भुवनेश्वर में ही हूँ। किसमें क्वेश्चन है राज आपका, वैसे तो मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ, फिलहाल मैं उड़ीसा में पोस्टेड हूँ। अच्छा, आप भी गोरखपुर से हो। मैं भुवनेश्वर में नीलाद्री विहार, अच्छा राप्ती नगर में है आप। राप्ती नगर तो मैं आता जाता रहता हूँ। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन 5 को सॉल्व करो, भुवनेश्वर नीलाद्री विहार।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो मैं क्या दे रखा है कि सो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपका आता है मैं होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में 100% क्वाड्रेटिक फार्मूला से आएगा। आपका घर कहाँ पे है? देखो तो यूनिट 4 में आपका घर है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, बताऊँगा मैं आपको। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है कि सवाल क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है। हाँ, इसमें देखो पहले लिख रखा है कि स्टेप डेविएशन मेथड से, देखो कोई भी जो हमारे मीन फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं, शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो किसी एक मेथड से आपको करने के लिए आ सकता है, तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन करके आता है कि इसको स्टेप डेविएशन से करना है या फिर इसको इस तरीके से करना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इसको आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेंगे। देखो एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, स्टैटिक्स से टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो स्टैटिक्स तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इसमें एक आपको मीन फाइंड करने के लिए या फिर मीडियन फाइंड करने के लिए दिया जाएगा डायरेक्ट, ज़्यादातर चांस है मीन। बाकी एक क्वेश्चन आपका ऑजिव कन्फर्म है, ठीक है, या फिर हिस्टोग्राम, जिसमें मैक्सिमम चांस है कि आपका ऑजिव आएगा। इनको आप बनाना अच्छे से सीख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। ठीक है, आप कौन सा जॉब करते हो? वैसे तो मैं अब यहाँ पे मैं भी एज ए टीचर ही हूँ, मैं यहाँ पे टीचर ही हूँ अभी भुवनेश्वर में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है कि जीएसटी। देखो एक जीएसटी वाला क्वेश्चन आ गया है। जीएसटी में हमें दे रखा है कि एलईडी टीवी है और MP4 प्लेयर है, ठीक है। इन पे रेट ऑफ जीएसटी है 28% एंड 18%। हाँ, मैं एसएससी बोर्ड को काफ़ी टाइम से पढ़ाता हूँ। 28% एंड 18%। तो आपसे पूछा गया है फाइंड टोटल बिल पेड। तो टोटल बिल पेड करने का मतलब ही क्या है कि टोटल बिल पेड करने का मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, सेलिंग प्राइस पर प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। हाँ, जीएसटी बहुत इजी है, मैंने अपने चैनल पे कभी इजी चैप्टर्स का लिस्ट बना के दिया था मैथ्स का, अगर आप उनको देखते हो तो आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उन चैप्टर्स को एक बार देख के प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे? बहुत अच्छी बात है, अगर आपने लोग पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है तो यहाँ पे हम पहले 12,000 का 28% जीएसटी फाइंड कर लेंगे, जो कितना आता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 120 × 28, जो भी आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी आएगा, ठीक है। फिर 5,000 का 18% जीएसटी लगा है, तो 5,000 इंटू में 18/100, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा ₹900, ठीक है। तो 900 यहाँ से जीएसटी आ गया। तो टोटल सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा? 12,000 प्लस जीएसटी। इसका भी क्या होगा? तो 5,000 प्लस जीएसटी। तो इनका जो 2 पैसा निकलेगा, दोनों को आप ऐड कर लेंगे, वही बिल हमें पे करना है। आपने हिस्ट्री में नॉन एनलाइटमेंट मूवमेंट छोड़ सकते हो। देखो ये तो अगर आप बाकी सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लो तो आप उनको एक चैप्टर ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन ड्रॉप करने का मतलब पूरा आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू भी आपका है, और एमसीक्यू आप तभी सॉल्व कर पाओगे सेक्शन ए को जब आप सही से पढ़े होगे। तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लो, हाँ, उसका जो लॉन्ग आंसर आएगा आप उसको छोड़ देना, ठीक है। MD आसिफ आपको पढ़ना है सर ऑफलाइन ट्यूशन? देखो मैं कराता तो हूँ, बट आप कहाँ पर रहते हो, यूनिट 4 किधर है, मुझे आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि मैं अभी जस्ट यहाँ 1 साल पहले आया था। आप टेलीग्राम में मैसेज करना, ठीक है। सो दिया है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। हाँ, सिंपल पेपर एंड PYQs, ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एंड मास्टर कैंटीन में चेक करता हूँ MD, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है कि वो इज द सेंटर ऑफ द सर्किल इन AB टेंजेंट टू द सर्किल एट B एंड PQ भी हमें दे रखा है 55 डिग्री एंड 21260 RN। आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड एंगल XYZ। फाइंड एंगल XYZ, देखो सर क्वेश्चन 100% सेक्शन A एंड सेक्शन B आने के चांसेस हैं। तो आपको यहाँ एंगल दे रखा है, PQ भी हमें बस दिया है और बताया है कि AB इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो PB आपका जाहिर सी बात है डायमीटर है, तो ये एंगल आपका 99 का हो गया। ये वाला हमें 55 दिया है, तो ये भी कितना होगा 99, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हरदम एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का। सॉरी, मैं 99 बोल रहा हूँ, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो
हम इसको फाइंड कर सकते हैं ना कि इन ट्रायंगल पी क्यू बी, इन ट्रायंगल पी क्यू बी एंगल क्यू आपको दिया है 55 एंड एंगल बी हमारा है 90, तो इन दोनों को ऐड करके माइनस कर लेंगे तो एंगल पी कितना आ जाएगा 35। तो जब एंगल पी हमारा 35 होगा तो जेड भी हमारा होगा 35, अल्टरनेट एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, इस वाले प्रॉपर्टी से। ओके कोई बात नहीं डार्क लॉर्ड, आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा परेशान करेगा, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और एग्जाम के टाइम पे जब हम लोग लाइव क्लास करेंगे तो उसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको प्रिपेयर नहीं हो रहा है तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप नंबर कैसे ले सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में। और आपका ट्रिग्नोमेट्री 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कैसे टीचर से 2 मार्क्स इजीली ले लोगे विदाउट सही से सॉल्व किए। अगर आप पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं भी कर पाते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, मैं उसका तरीका आपको बताऊँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जेड हमारा आ गया 35, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अब आपसे पूछा है कि वाई कितना होगा, तो देखो पी बी जो हमारा पी बी आर्क है, जो हमारा एस बी को आर्क है, इससे आपका एंगल बना है पी और इसी से एंगल बना है सेंटर पे वाई। तो अगर आपका ये 35 का है तो वाई कितना होगा 70, जाहिर सी बात है। एंगल्स फॉर्म बाई आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल्स फॉर्म बाई इट एट द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है। 70 हो गया। अब x कितना होगा, देखो ये 35 तो भी 35 एंगल इन द सेम सेगमेंट, x आपका कितना होगा 35 एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और इस क्वेश्चन को करके फिर हम लोग अपने लाइव क्लास को आज यहीं एंड कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है इनको हम लोग अब हमारे चैनल पे इस पूरे सिंपल पेपर का डिटेल सॉल्यूशन बताया गया, आप उसको देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है। देखा है देर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सच दैट देयर प्रोडक्ट इज दिस। तो कभी भी 3 नंबर आपको जीपी में लेट करना है तो आप कैसे लेट करोगे, थोड़ा सा सही से आप समझ लें। ए बाई आर ए इंटू ए आर, ठीक है, ए बाई आर ए इंटू ए आर। आपके 3 नंबर हैं ज्योमेट्रिक, जो कि हमारे किस में है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, जिनका कॉमन रेशियो क्या होगा, इनका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1/r। कॉमन रेशियो हम कैसे पता करते हैं कि पहले वाले को हम दूसरे से डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले को तीसरे से डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो आपका r होगा। कॉमन रेशियो क्या होगा, और r होगा, ठीक है। तो अब इन तीनों का हम अगर मल्टीप्लाई करें तो a क्यूब हमें मिल जाएगा 3375, जो कि किसका क्यूब है आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बताओ भाई। a क्यूब 15 का क्यूब है, वेरी गुड। तो a हमारा आ गया 15, ठीक है। The result of the product of the first and second numbers added to the product of second and third number is 750, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर यानी a बाई आर इंटू ए का प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर यानी a बाई आर इंटू ए आर, तो ए आर से आर कट गया, इनका रिजल्ट क्या है a बाई आर इंटू ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 750, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपको यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आपको नंबर्स मिल जाएंगे। ये हमें पहले पता चल गया हमारा 15 है, यहाँ से आपका r कैलकुलेट होगा। तो पहला नंबर हमारा क्या है 15/r, दूसरा नंबर 15 है, तीसरा नंबर 15 इंटू r है। और आपको ट्रिग्नोमेट्री सही से आती है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। नंबर ऑफ मंथ्स आपको दिए हो तो क्वाड्रेटिक शॉर्ट टिप ऑन हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन नंबर ऑफ मंथ्स इन बैंकिंग इज आस्क्ड, ठीक है। देखो मैं इसको शॉर्ट टिक आपको दे दूंगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप सिंपल सा तरीका है, अगर ज़्यादा परेशान हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। और जो नंबर ऑफ मंथ्स वाला क्वेश्चन होता है बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन आप फिर भी 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरा सॉल्यूशन वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको इस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उसमें मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हैं। बाकी आपके मैथ्स के एग्जाम में हम लोग बहुत सारे ऐसे वीडियोस करेंगे, जो आपका मैथ्स एग्जाम होगा उसमें हम लाइव क्लास कर रहे होंगे, जिनमें बहुत सारे टेक्निक आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें, और बाकी अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप सभी को बाय, और कोई डाउट हो तो आप लोग बता दें एक बार। हाँ, रूट ओवर थोड़ा सा लार्ज होगा जब आप उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे। देखो जब भी आपको बैंकिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए
तो आप ज़्यादातर केस में देखना नंबर ऑफ मंथ्स आपके जैसे 24 उसका फैक्टर हो सकता है, 36 फैक्टर हो सकता है, 48 फैक्टर हो सकता है, 12 फैक्टर हो सकता है। तो जो भी आपका लास्ट में सी है, जो भी आपका कांस्टेंट पार्ट है, उसको आप इन नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करो। ये आपका सबसे बड़ा हिंट है, ठीक है। इन नंबर से कोशिश करो डिवाइड करने का, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका आंसर आएगा 3 ईयर्स, 2 ईयर्स या 4 ईयर्स में आता है, ठीक है। आपने क्या बोला एग्जाम से पहले प्लीज़ टेल, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपको एग्जाम में हम लोग लाइव क्लास कर रहे होंगे जब आपका फाइनल बोर्ड्स एग्जाम का टाइम आएगा। तो अब आशा करते हैं ये हमारा लेक्चर आप सभी का अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अगर आपको आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू, बाय।